जय हिंद। स्वागत है आप सभी का टॉपर्स ग्रुप डिस्कशन यूट्यूब चैनल में। जी हाँ दोस्तों, इस चैनल पर जो है इसी खान सर का यही चमचमाते हुए जो बुक है पॉकेट जीके यानी सामान्य अज्ञान, इसी बुक का साइंस का डिस्कशन चल रहा है। जो ये जो बुक है ये बिहार दरोगा में एकदम धमाल मचा के रख दिया है। बिहार दरोगा में जो भी बुक पढ़े होंगे इसे बहुत अच्छे स्कोर करके आए हैं, और आने वाले जो भी एग्जाम है उस एग्जाम में अगर इस बुक को पूरा रट जाते हैं तो बुझिए कि ये एग्जाम क्लियर ही है। यानी इस बुक को याद कर लिए तो बुझिए कि एग्जाम क्लियर ही है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। जैसे आगामी आने वाले जो है रेलवे एएलपी है, टेक्नीशियन हो गया, या बिहार एसएससी है, बिहार पुलिस है, उसके बाद जो यूपी पुलिस है ये भी जो एग्जाम नज़दीक में है जो आने वाला है, उसके बाद बिहार दरोगा मेंस है। तो आप इस बुक का एकदम कंप्लीट अध्ययन कीजिए, पूरा डिस्कशन के साथ याद कीजिए, ताकि आपको ये बुक पूरे दिमाग में छप जाए और किसी भी एग्जाम में बैठे तो डंका बजा करके चले आए। तो इसी बुक का डिस्कशन कराएंगे, तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरे वीडियो को देखेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में अपने शेयर भी कर दीजिए। ये इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फिजिक्स का, अभी डिस्कशन चल रहा है। तो फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है वेव मोशन। क्या है वेव मोशन की हम कंप्लीट इसमें बात करेंगे। तो एकदम दिल थाम के बैठिए, वेव मोशन के बारे में अच्छी तरीके से आप डिस्कशन सुनिए और साथ साथ बोलेंगे भी, जिस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ठीक है, तो ये स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि वेव होता क्या है। क्या है वेव होता क्या है? तो वेव एक प्रकार का विक्षोभ है और कंपन है। विक्षोभ या कंपन है। वेव क्या है? एक प्रकार का विक्षोभ है या कंपन है। यही जब कंपन गति के साथ आगे बढ़ता है, यही विक्षोभ या कंपन जब गति स्पीड के साथ आगे बढ़ता है तो इसी को बोलते हैं तरंग गति। क्या बोलते हैं? तरंग गति बोलते हैं। तरंग गति है यानी कंपन है लेकिन विक्षोभ के साथ आगे गति कर रहा है, तो यह क्या हो गया? तरंग गति हो गया। क्या हो गया? तरंग गति हो गया। तरंग गति के द्वारा जो होता है ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा और संवेग का संचरण होता है। यानी तरंग जो गति है अपने साथ ऊर्जा और संवेग दोनों को लेकर के जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि तरंग गति अपने साथ क्या चीज का वहन करती है? क्या चीज का वहन करती है? तो याद रखेंगे एनर्जी एंड जो मोमेंटम होता है यानी संवेग होता है। तो ऊर्जा और संवेग का वहन करती है क्या? तरंग गति। क्या करती है? तरंग गति करती है। तरंग गति का जो वर्गीकरण है कि तरंग गति का वर्गीकरण क्या है? तो तरंग गति का वर्गीकरण कई आधार पर किया गया है, जैसे माध्यम के आधार पर, कंपन के आधार पर, ऊर्जा संचरण के आधार पर किया गया है। तो माध्यम के आधार पर दो प्रकार के हैं, यांत्रिक या अयांत्रिक, इसी को बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। उसके बाद कंपन के आधार पर है तो अनुदैर्ध्य है और अनुप्रस्थ है। अनुदैर्ध्य या अनुप्रस्थ ये सब क्या है? कंपन के आधार पर है। ठीक है। उसके बाद संचरण के आधार पर है तो संचरण के आधार पर है प्रगामी और अप्रगामी, प्रगामी तरंग और अप्रगामी। तो बारी बारी से सारे तरंगों के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या किस तरंग में होता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि यांत्रिक तरंग है क्या। क्या है कि यांत्रिक तरंग आखिर है क्या? तो यांत्रिक तरंग के जो इंग्लिश में बोलते हैं मैकेनिकल वेव। क्या बोलते हैं? मैकेनिकल वेव बोलते हैं यांत्रिक तरंगे को। ठीक है। तो मैकेनिकल वेव जो होते हैं यह पदार्थ की तीनों अवस्था ठोस, द्रव, गैस तीनों में कंपन के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो ऐसा कौन सा तरंग है जो पदार्थ के तीनों अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस तीनों में उत्पन्न किया जाता है? तो इसको बोलते हैं यांत्रिक तरंगे। तो यांत्रिक तरंगे ठोस, द्रव और गैस तीनों के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ठीक है। जैसे किसी शांत या नदी या तालाब में पत्थर फेंकते हैं, नहीं होता है कि बच्चे शरारत करने के लिए कहीं देखने जाते हैं, तालाब देखने जाते हैं, नदी देखने जाते हैं, तो बड़ा सा पत्थर मिला, मार दिया, धड़ाम से मारता है तो वहां पर कंपन होने लगती है, ऊपर नीचे पानी आने लगता है। तो वही क्या है? विक्षोभ है। वही क्या है? विक्षोभ है, जो जहां से उत्पन्न होता है और किनारे तक जाता है। कहाँ जाता है? जहां से उत्पन्न हुआ और किनारे तक जाता है, वही एक यांत्रिक तरंग है। यानी गति कर रहा है स्पीड के साथ, इसीलिए वो क्या हो गया? तरंग गति हो गया। ठीक है। अब इसमें समझ लेते हैं कि अनुप्रस्थ गति तरंग क्या है, मतलब ट्रांसवर्स वेव मोशन क्या होती है। तो ट्रांसवर्स वेव मोशन जो होती है ये केवल ठोस के द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। किसमें?
ठोस में ही उत्पन्न किया जा सकता है। यानी जब तरंग गति की दिशा और माध्यम के कणों के दोलन करने की दिशा, तरंग के जाने की दिशा यानी तरंग किस दिशा में गति कर रहा है और माध्यम के कणों के दोलन यानी अप डाउन की दिशा किस में है, तो तरंग गति की दिशा और माध्यम के गति के दोलन की दिशा अगर एक दूसरे के लंबवत है, परपेंडिकुलर है, अगर इस तरीके से परपेंडिकुलर है, तो जब परपेंडिकुलर होगा तो हो जाएगा अनुप्रस्थ। क्या हो जाएगा? अनुप्रस्थ। तो क्वेश्चन पूछता है कि अनुप्रस्थ तरंगें इनमें से किसमें उत्पन्न किया जाता है, तो क्वेश्चन में देख लेना है क्या, सिर्फ ठोस को देखना है। किसको देखना है? ठोस को। तो अनुप्रस्थ तरंगे केवल ठोस में उत्पन्न किया जाता है। अनुप्रस्थ तरंगे केवल ठोस में ही उत्पन्न किया जाता है, अन्यथा किसी में उत्पन्न नहीं किया जाता है। गांठ बन के रख लेंगे। इसमें जो होता है माध्यम के कणों की गति की दिशा और दोलन के गति की दिशा क्या होती है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पर होता है, समकोण पर होता है। इसी को बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग गति या ट्रांसवर्स वेव मोशन। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। जैसे लाइट जो होता है, लाइट क्या है? एक अनुप्रस्थ तरंग है। लाइट क्या है? एक अनुप्रस्थ तरंगे है। लाइट एक अनुप्रस्थ तरंग है। दूसरा देखिए अनुदैर्ध्य तरंगे। अनुदैर्ध्य का मतलब होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन। तो अनुदैर्ध्य तरंगे होता है, इसमें माध्यम के कण अपनी मध्य स्थिति पर तरंग की दिशा के समांतर होता है। मतलब माध्यम के कण और दोलन करने की दिशा एक दूसरे के क्या होगी? समांतर होगी, पैरेलल होगी, 190 180 डिग्री पर होगी। तो उसी समांतर अगर होगी तो उसको बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंग गति। क्या बोलते हैं? अनुदैर्ध्य तरंग गति बोलते हैं। ठीक है, तो जो एक दूसरे के पैरेलल होगी, समांतर होगी तो अनुदैर्ध्य हो जाएगा। अगर एक दूसरे को 90 डिग्री ऊपर होगी तो अनुप्रस्थ हो जाता है। ये खास बात इसमें यह है कि यह जो है अनुदैर्ध्य तरंगे जो है ठोस, द्रव, गैस तीनों में उत्पन्न किया जा सकता है। तो ठोस, द्रव और गैस तीनों में उत्पन्न किया जा सकता है। तो एकमात्र तरंग है अनुदैर्ध्य तरंग। क्या है? अनुदैर्ध्य तरंग तीनों अवस्था में उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, तीनों अवस्था में उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, एक होता है शॉक वेव मतलब प्रघाती तरंगे। ये तरंगे क्या होती है? तो शॉक वेव होती है कि इसमें अत्यधिक ऊर्जा होती है। क्या होती है? इसमें अत्यधिक ऊर्जा होती है, यानी सबसे ज्यादा ऊर्जा वाले जो तरंगे हैं वो शॉक वेव है। क्या है? शॉक वेव है। और ये जो वेव है यह उत्पन्न किया जाता है गैस और द्रव में। गैस और द्रव में अधिक मात्रा में, अधिक तेजी से गति कराने पर यह उत्पन्न किया जाता है। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि शॉक वेव किस में उत्पन्न किया जाता है, तो द्रव या गैस में। द्रव या गैस में किसी वस्तु की अधिक तेजी से अगर गति करा देते हैं तो उसके द्वारा उत्पन्न होता है शॉक वेव। जैसे वायु में जो हवाई जहाज जो चलती है, वायुमंडल में जो हवाई जहाज चलती है बहुत तेजी से चलती है, तो अपने साथ शॉक वेव उत्पन्न करती है। क्या करती है? शॉक वेव उत्पन्न करती है। ठीक है, तो शॉक वेव कैसे उत्पन्न किया जाता है? तो वायु या ठोस या द्रव या गैस में अधिक तेजी से, द्रव या गैस में किसी वस्तु को अधिक तेजी से गति करा देते हैं, तो शॉक वेव उत्पन्न किया जाता है। कैसे? शॉक वेव उत्पन्न कर दिया जाता है। ठीक है, देखिए जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है कि अगर कहीं पे खुशी का माहौल है, वहीं पर कोई घटना हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, तो जैसे ही वो दुर्घटना सुनता है, घटनास्थल पर किसी का दिमाग चौक कर जाता है। तो चौक कर जाता है मतलब बहुत तेजी से उसके दिमाग में घटना सनाक सिन जाएगा, मतलब उसको समझ में नहीं आता कि क्या हुआ नहीं हुआ, मतलब चौक कर जाता है, मतलब प्रघाती तरंगे वहाँ पे उत्पन्न हो जाती है। ऐसा नहीं है, एग्जाम्पल के लिए बताया है। इसी तरीके से ठोस या द्रव में जो तरंगे बहुत तेजी से गति करती है वस्तु, तब वहाँ पे प्रघाती तरंगे उत्पन्न होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक होता है पराश्रव्य तरंग, एक होता है अवश्रव्य तरंग, एक होता है श्रव्य तरंग। समझ गए? तो तीनों के बारे में देखते हैं। तो पराश्रव्य तरंग क्या होता है? अवश्रव्य ऑडिबियल, अवश्रव्य मतलब होता है इंफ्रासोनिक। क्या होता है? इंफ्रासोनिक। और श्रव्य जो होता है ऑडिबल होता है, ऑडिबल जिसको सुन सकते हैं। तो तीनों के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं अवश्रव्य तरंग क्या होती है।
तो अविश्राव जो तरंग होती है, यह तरंग जो होती है 20 हर्ट्ज से कम होती है। इसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज, यानी 20 हर्ट्ज से कम की फ्रीक्वेंसी वाली जो तरंगे होती है 20 से कम वाली, उसको अविश्राव बोलते हैं। अश्रव्य, इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक इसको हिंदियों में लिख देगा, इंफ्रासोनिक की फ्रीक्वेंसी कितना होती है, तो 0 से 20 हर्ट्ज, 0 से 20 हर्ट्ज। उसी के बाद बात करते हैं कि श्रव्य तरंग क्या होती है, ऑडिबल, मतलब श्रव्य तरंग, ऑडियो मतलब ऑडियो सुन सकते हैं। तो ऑडिबल तरंगों का जो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है। तो 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच अगर कोई बात करता है तो आपको सुनाई देगा। अगर इससे अगर ऊंचा रेंज में बात करता है तब वो सुनाई नहीं देगा, इससे ऊंचा रेंज में सुनाई नहीं देगा, या इससे नीचे रेंज में बात करता है तभी सुनाई नहीं देता है। तो अगर आपको अगर कोई छुटुआ से बतिया रहा है तो उसको इतना पता होता है कि 20 हर्ट्ज से ऊपर फ्रीक्वेंसी डेवलप करना है, तभी हमारे छोटिया के कान में सुनाई देगा, अन्यथा नहीं सुनाई देता है। तो फुसफुसाने है ना, तो उसमें भी हर्ट्ज होता है, 20 हर्ट्ज से ऊपर ही फुसफुसा सकते तभी आपको एक सुनाई देगा, अन्यथा नहीं सुनाई देगा। उसके बाद एक होता है पराश्रव्य। पारा मतलब बहुत बड़ा, पारा मतलब बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा बड़ा, मतलब श्रव्य से भी बड़ा, यानी 20,000 हर्ट्ज, जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है उसको बोलते हैं पराश्रव्य तरंगे। क्या बोलती है, पराश्रव्य तरंगे बोलते हैं। तो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा अगर तरंग की जो फ्रीक्वेंसी रेंज है तो उसको बोलते हैं पराश्रव्य। क्या बोलते हैं, पराश्रव्य तरंगे बोलते हैं। तो 20,000 से ऊपर पराश्रव्य, 0 से 20 अश्रव्य, 20 से 20,000 श्रव्य, और 20,000 से ऊपर जाएंगे तो पराश्रव्य। अब यही पराश्रव्य का जो होता है यूज होता है डेली लाइफ में, यूज भी करते हैं, जानवर से भी यूज करते हैं। देखिए कैसे होता है। तो पराश्रव्य ध्वनि तरंग का जो कुछ यूज होता है, जैसे अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं, अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी कराने जाते हैं, तो अल्ट्रासाउंड में क्या होता है कि अल्ट्रासाउंड में पराश्रव्य ध्वनि उत्पन्न किया जाता है। तो पराश्रव्य ध्वनि न कान सामान्य मनुष्य जो है सुन नहीं पाता है, इसके माध्यम से है शरीर के विकार को पता चलता है कि शरीर में क्या है क्या नहीं है, कहाँ पे उल्टा पुल्टा है, ये सारी चीजें देखी जाती है। समझ में आ गया। तो इसमें किस तरंगे का यूज करते हैं, तो पराश्रव्य तरंग। क्या तरंग, पराश्रव्य तरंग। तो अल्ट्रासाउंड जो कराने जाते हैं, अल्ट्रासाउंड में जो भ्रूण का जो जांच किया जाता है या कुछ भी किया जाता है, सारे चीज़ों की जांच की जाती है, चाहे किसी का किडनी में पत्थर हो गया, लीवर में पत्थर हो गया, सारे चीज़ें जो होती है इसी चीज़ की जांच अल्ट्रासोनोग्राफी से होती है। तो वहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर पराश्रव्य तरंगे का यूज करते हैं। ठीक है। उसके बाद पराश्रव्य ध्वनि तरंग जो मानव नहीं सुन सकता है लेकिन कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ इत्यादि सब सुनता है, इसी के आधार पर जो है वो अपना शिकार कर पाता है या रात में जा पाता है। ठीक है। उसके बाद समुद्र की गहराई का पता लगाने, समुद्र में डूबी हुई वस्तु को पता लगाने के लिए किस चीज का यूज करते हैं, तो पराश्रव्य तरंगे का ही यूज करते हैं। ठीक है। उसके बाद धुंध हो गया या कोहरा हो गया, ये सारी चीजों को समाप्त करने के लिए पराश्रव्य तरंगे का यूज करते हैं। ठीक है। अब देख लेते हैं कि विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या होती है। मैकेनिकल वेव खत्म हो गया, अब विद्युत चुम्बकीय तरंग देख लेते हैं। इसी को बोलते हैं अयांत्रिक तरंगे। क्या बोलती हैं, अयांत्रिक तरंगे। तो ये वैसे तरंग है जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब ये एकदम खुला साड़ है। विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या है, एक प्रकार का खुला साड़ है, इसके लिए किसी दूसरे मीडियम की आवश्यकता नहीं है। अगर डिसीजन लेना है तो ये खुद डिसीजन लेगा, कोई आके उंगली नहीं करेगा कि तुम ऐसे करो ऐसे करो, ऐसे नहीं करेगा तो ऐसे हो जाएगा, तो इस तरीके से इसको नहीं कर सकते हैं। ये खुद डिसीजन लेगा, डिसीजन मेकर यही है, किंग मेकर यही है। तो किंग मेकर इसको बोलते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंग को, मतलब ये अपने आप किसी माध्यम की आवश्यकता ही नहीं है, स्वयं जो ये अपने है स्वयं ही है। ठीक है। तो माध्यम की जिसको कोई आवश्यकता नहीं है, खुला साड़ है, उसको बोलते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंग। ठीक है। विद्युत चुम्बकीय तरंग देख, ये जो है निर्वात में भी इनका संचरण संभव हो पाता है।
जहाँ पे हवा नहीं हो, पानी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, वहाँ पर ये तरंग उत्पन्न किया जा सकता है। ये तरंग जा सकता है, अपना गति कर सकता है। तो निर्वात में भी गमन करता है विद्युत चुंबकीय तरंग। कहाँ? विद्युत चुंबकीय तरंग जो है निर्वात में भी गमन करता है। अब इससे पहले समझ लेते हैं वेवलेंथ क्या होता है। तो वेवलेंथ जो होता है वह न्यूनतम दूरी जिसमें ध्वनि तरंगे अपनी पुनरावृत्ति करती हैं। पुनरावृत्ति मतलब दोहराती है, एक बिंदु से आकर फिर दूसरे किसी एक बिंदु को रखेगा, वहां पर कहीं पे इधर जाएगा, फिर इधर जाके फिर इधर से, इस तरह से दोहराती है, पुनरावृत्ति करती है, दोलन करती है किसी एक बिंदु को लेकर के। तो उसी को बोलते हैं पुनरावृत्ति, मतलब दोहराना, चक्कर काटना है। नहीं देखते हैं किसी छोटिया का अगर रास्ता में घर है तो कोनो छोटुआ जाएगा, उसको फिर आगे जाएगा, फिर निश्चित पॉइंट पर जाएगा, फिर लौट के आएगा, फिर जाएगा, फिर लौट के आएगा, 4-5 बेर जाएगा आएगा, पुनरावृत्ति करते रहता है, रिपीट करेगा, ताकि कबो तो जाएंगे आएंगे तो वो निकल के आएगी, हमको देखेगी। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं वेव लेंथ। क्या बोलते हैं? वेव लेंथ। एक मिनिमम डिस्टेंस होता है जिसमें वो पुनरावृत्ति करती है, इसको वेव लेंथ बोलते हैं। मतलब माध्यम के किसी कण के पूरे चक्कर या कंपन के समय में तरंग या विक्षोभ जितनी दूरी तय करती है उसे तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इस तरंग दैर्ध्य को लेमडा से सूचित किया जाता है। किससे किया जाता है? लेमडा से सूचित किया जाता है। तरंग दैर्ध्य को सूचित किया जाता है लेमडा से। किसे करेंगे? लेमडा से। तरंग दैर्ध्य को किससे सूचित करते हैं? तो लेमडा से सूचित किया जाता है। तो वेवलेंथ समझ में आ गया। वेवलेंथ क्या होता है? लेमडा से सूचित किया जाता है वेव लेंथ को। ठीक है, अब समझ लीजिए कि विद्युत चुंबकीय तरंग जो है कितने है, क्या क्या है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग जो है, बहुत सारे विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसके बारे में एक एक करके बताते हैं। जैसे कॉस्मिक किरणें मतलब अंतरिक्ष किरणें। उसके बाद आपका गामा किरणें। क्या है? गामा किरणें, एक्स रेज, यूवी रे, विजिबल वेव, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, कॉस्मिक। अब इसको ऊपर से नीचे याद रखेंगे ताकि आपको समझ में अच्छी तरीके से आएगा। सबसे पहले कॉस्मिक। क्या है? कॉस्मिक के बाद आइए तो गामा, कॉस्मिक के बाद गामा के बाद एक्स, जब एक्स हो गया तब आइए अल्ट्रावायलेट। क्या है? अल्ट्रावायलेट हो गया तो उसके बाद आइए विजिबल, देखने लायक। अल्ट्रावायलेट के बाद देखने लायक जैसे हुआ उसके बाद रक्त, इंफ्रारेड, उसके बाद माइक्रोवेव, रेडियो वेव। ठीक है, तो जितना रॉ वाला है जैसे इंफ्रा माइक्रो रेडियो 3 गो लास्ट में रखिए, 3 को पहले पकड़िए। कॉस्मिक हो गया, गामा हो गया, एक्स हो गया। कॉस्मिक गामा एक्स, उसके बाद यूवी अल्ट्रावायलेट, यू वाला 2 को बीचवा में है तो यूवी और अल्ट्रावायलेट, यूवी इसी को बोलते हैं। यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट और विजिबल। क्या होते हैं? विजिबल। यूवी और विजिबल, यू से अल्ट्रावायलेट, वी से विजिबल, यूवी और विजिबल। तो अब इस तरीके से याद करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि इसकी भेदन क्षमता क्या है, किसका भेदन क्षमता ज़्यादा है, किसका भेदन क्षमता कम है, किसका तरंगदैर्ध्य कम है, किसका तरंगदैर्ध्य ज़्यादा है। इतना आपको याद हो गया होगा कि कॉस्मिक हो गया, गामा हो गया, एक्सरे हो गया, अल्ट्रावायलेट हो गया, वी से विजिबल हो गया, उसके बाद आपको इंफ्रा हो गया, माइक्रो हो गया, रेडियो हो गया, इंफ्रा माइक्रो रेडियो। ठीक है, इतना आपको याद है तो आप समझ लीजिए कि सबका आविष्कार किसने किया, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो कॉस्मिक किरण, कॉस्मिक जो रे है इसका आविष्कार किया आर.एम. मिल्टन। तो कॉस्मिक रे का आविष्कार किया मिल्टन, कॉस्मिक रे मिल्टन। गामा का बेक्यूरल, उसके बाद एक्सरे का रोंटगेन, एक्सरे का आविष्कार रोंटगेन। उसके बाद अल्ट्रावायलेट का रीटर, विजिबल लाइट का न्यूटन, जो आप दृश्य प्रकार है जिसके कारण आप किसी वस्तु को देख सकते हैं, उसका बारे में किसने बताया था? न्यूटन ने बताया। किसने बताया?
न्यूटन ने। उसके बाद इंफ्रा का हर्सेल, इंफ्रारेड यानी औरक्त किरणें का हर्सेल, माइक्रो का हर्ट्ज और रेडियो का मार्कोनी, रेडियो वेव का मार्कोनी, सूक्ष्म तरंगे का हर्ट्ज, सूक्ष्म तरंगे मतलब माइक्रो का हर्ट्ज। उसके बाद इंफ्रा यानी औरक्त का हर्सेल, रेडियो का मार्कोनी, औरक्त का हर्सेल, माइक्रो का हर्ट्ज, 3 को कंप्लीट। कॉस्मिक का मिल्कन, गामा का रोंटगेन, गामा का बेक्यूरल, एक्सरे का रोंटगेन। उसके बाद यूवी का रीटर, जो आप देखते हैं उसको न्यूटन। इतना कंप्लीट आपको याद हो गया होगा तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट बन गया। अगर अभी तक आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए खड़ाक से, उनको भी ये चीज़ें समझ में आए, ये चीज़ें को जाने कि इस चैनल पर अच्छा डिस्कशन कराया जा रहा है अच्छे बुक के द्वारा, ठीक है। अब इसमें समझ लीजिए कि सर्वाधिक ऊर्जा, आवृत्ति, भेदन क्षमता सब किसका है? सबसे ज्यादा जो होती है आवृत्ति हो गया, भेदन क्षमता हो गया, ऊर्जा हो गया, सबसे ज्यादा किसका है? तो सबसे पहले क्या बता है? कॉस्मिक किरण का। किसका बता है? कॉस्मिक किरण का। तो कॉस्मिक किरण से आप रेडियो वेव की तरह जाएंगे तो आवृत्ति हो गया, भेदन क्षमता हो गया, ऊर्जा हो गया, घटेगा। मतलब सबसे ज्यादा आवृत्ति कॉस्मिक का, उसके बाद गामा का, उसके बाद एक्सरे का, उसके बाद यूवी का, उसके बाद विजिबल का, उसके बाद इंफ्रारेड का, उसके बाद माइक्रोवेव का, उसके बाद रेडियो वेव का, ठीक है। इतना आपको तीनों याद हो गया तो आपको वेवलेंथ भी याद हो जाएगा। सबसे जो कम वेवलेंथ होता है वो होता है कॉस्मिक का। सबसे कम वेवलेंथ कॉस्मिक का, जिसका आवृत्ति ज्यादा इसका भेदन क्षमता कम, जिसका आवृत्ति ज्यादा उसका भेदन क्षमता कम, जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसका भेदन क्षमता कम। यानी इसका एक उल्टा संबंध होता है, तो इसको आप याद रखेंगे, क्योंकि वो जो होती है कि आवृत्ति जो होती है इसका भेदन क्षमता का उल्टा होता है। आवृत्ति क्या होती है? भेदन क्षमता का उल्टा होता है। तो सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य किसका हो जाएगा? रेडियो का हो जाएगा। सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य रेडियो का, सबसे कम तरंग दैर्घ्य कॉस्मिक का, उसके बाद गामा का, उसके बाद एक्सरे का। इस प्रकार से होता चला जाएगा। ये सभी जो है लेजर तरंगे को लेकर के विद्युत चुम्बकीय तरंग है जो निर्वात में भी गति करती है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग निर्वात में भी गति कर सकती है, ठीक है। इसके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो एक एक करके देख लेते हैं। जैसे गामा रेज हुआ तो गामा की खोज बेक्यूरल ने किया। किसने किया? बेक्यूरल ने किया। गामा की खोज बेक्यूरल ने किया, इसीलिए इसको बोलते हैं बेक्यूरल किरणें। तो बेक्यूरल किरणें किसको बोलते हैं? गामा को। बेक्यूरल किरणें गामा को, बेक्यूरल किरणें गामा को। उसके बाद ये जो होता है रेडियो एक्टिव होती है। क्या होती है? रेडियो एक्टिव पदार्थ से निकलती है। तो गामा रे कैसे पदार्थ से निकलती है? तो रेडियो एक्टिव मतलब रेडियो एक्टिव पदार्थ से निकलती है। किससे? रेडियो एक्टिव पदार्थ से निकलती है। और इसकी जो चाल होती है प्रकाश की चाल के बराबर होती है। तो कौन ऐसे तरंग है जिसकी चाल प्रकाश के चाल के बराबर होती है? तो वो होती है गामा किरणें। क्या होती है? गामा किरणें। और इसकी भेदन जो क्षमता है, इसकी जो भेदन क्षमता है, सबसे ज्यादा भेदन क्षमता इसी की है। सबसे ज्यादा भेदन क्षमता किसका है? तो गामा किरणें की है। सबसे ज्यादा भेदन क्षमता गामा किरणें की है, ठीक है। हालांकि इससे भी अंतरिक्ष किरण है, लेकिन रियल लाइफ में तो इसी का यूज कर रहे हैं ना। तो गामा किरणें सबसे सर्वाधिक जो होती है भेदन क्षमता गामा की होती है, ठीक है। इसका उपयोग जो होता है कैंसर के उपचार में किया जाता है। किसके? तो कैंसर के उपचार में किस वेव का यूज करते हैं, किस किरण का यूज करते हैं? तो वो हो जाएगा गामा किरण। कैंसर के उपचार में किस किरण का यूज करते हैं? तो गामा किरण। कैंसर के उपचार में किस किरण का यूज करते हैं? तो गामा किरण का, ठीक है।
बेक्यूरल किरणें किसको बोलते हैं? तो गामा को बोलते हैं। बेक्यूरल किरणें गामा को। गामा किरणें किससे पदार्थ से निकलता है? तो रेडियो एक्टिव पदार्थों से निकलता है। रेडियो एक्टिव पदार्थों से निकलता है। कौन ऐसी कण है, कौन ऐसा जो किरण है जिसकी प्रकाश, जिसकी जो चाल होती है प्रकाश की चाल के बराबर होती है? तो गामा हो जाएगा। तो गामा किरण की चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक्सरेज। एक्सरे की खोज किया रोंटगेन, इसीलिए इसको बोलते हैं रोंटगेन किरण। रोंटगेन किरण, तो एक्सरे की खोज रोंटगेन किरण ने किया था। एक्सरे का उपयोग रेडियोग्राफी में हड्डियों का फ्रैक्चर ज्ञात करने में किया जाता है। हड्डी का फ्रैक्चर मतलब हड्डी में टूट फूट हो जाता है, कहीं पे फ्रैक्चर हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोनो छुटुआ जो है लहरिया कट मारते हुए पिच पर जा रहा है, धनुराशि के दिन में वो दिखाई नहीं दिया और किसी को ठोक दिया या अपने किसी चीज़ में जाकर ठोका गया, तो ठोकाने के बाद पता है ना कुछ तो फ्रैक्चर होगा। तो इसी फ्रैक्चर को देखने के लिए एक्स किरणें का यूज करते हैं, तो इसीलिए उसका नाम पड़ गया एक्सरे करा के आओ। क्या डॉक्टर बोलता है उसको? एक्सरे करा के आओ। मतलब एक्सरे कोई अलग चीज नहीं है, एक्सरे से पता करवा के आओ कि एक्सरे तोरा हड्डिया में मारेगा, अब पता चलेगा कि कहाँ पे छेद रहा है या कहाँ पे नहीं छेद रहा है। तो छेद दिया मतलब समझ जाओ कि तुम्हारा हड्डिया टूट गया है, समझ गया। तो जहाँ से किरण पास कर गया तो बुझिए कि हड्डी टूट गया है, फ्रैक्चर हो गया है छुटिया के चक्कर में। ठीक, तो जो हड्डी का फ्रैक्चर होता है उसके जो जांच होती है एक्सरे किरण के द्वारा होता है। किसके द्वारा? एक्सरे के द्वारा होता है। या कोई मेटल है, किसी मेटल में अगर दरार पता करना है कि ये दरार ये खिसक गया है, चनका उनका तो नहीं रहा है, तो इसी चनकी को जांच करने के लिए एक्सरे का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद एक्सरे का प्रयोग जो होता है क्रिस्टल की आंतरिक संरचना को अध्ययन करने के लिए, यही बात है, किया जाता है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद पराबैंगनी किरणें, क्या है? पराबैंगनी किरणें मतलब अल्ट्रावायलेट। यह जो होता है ओजोन परत द्वारा 93% भाग अवशोषित कर लिया जाता है। पराबैंगनी जो किरण है इसको जो है ओजोन लेयर जो है उसको 93% भाग को 93% जो भाग है यूवी किरण की उसको कौन सोख लेता है? यूवी किरणें सोख लेती है। यूवी किरणें सोख लेती है। ठीक है, यह जो है यूवी किरण का यूज किया जाता है। कोई धुंधला अगर चित्र है तो उसको फ्रेश करके दिखने के लिए यूवी किरण का यूज करते हैं। पानी के शुद्धिकरण में इसका किया जाता है। आंख एवं त्वचा हेतु हानिकारक होती है। यूवी किरण जहां जहां पड़ेगा वो बहुत हानिकारक होगा, मतलब त्वचा कैंसर हो जाता है। यूवी किरणें से त्वचा कैंसर हो जाता है। और जो यूवी किरणें हैं गोर भूभाग आदमी को खोजता है। जो जितने गोर होगा उस पर अल्ट्रावायलेट जो है मतलब औरक्त जो किरणें हैं ज़्यादा प्रहार करेगा। मतलब अल्ट्रावायलेट किरणें का गोर आदमी से प्यार हो जाता है। तो लड़की से ज़्यादा गोर होती है, ध्यान देंगे, ज़्यादा गोर होने की ज़रूरत नहीं है। करियक्का जो है ठीक है, लड़का काला होता है ठीक होता है, इसलिए उसको अल्ट्रावायलेट किरण से डर नहीं लगता है। ठीक है, तो इसीलिए लड़कों से जब नौकरी हो जाता है ना तो करियो रहता है तो उसको गोर थमा दिया जाता है ताकि वो अच्छा से कमा रहा है। अगर उसको यूवी किरण से अगर स्किन कैंसर भी होता है तो उसको सलाट लेगा कमा के, समझ के ना। तो गोर लोगों को यूवी किरण से डर रहता है, गोर लोगों को। ठीक है, तो ज़्यादा गोर होने की ज़रूरत नहीं है। ये मेलानिन जो है ना, मेलानिन पर ज़्यादा काम नहीं कीजिए। जो नेचुरल मेलानिन है वही आपको काम देने वाला है। ठीक है तो पराबैंगनी किरण हो गया। ठीक, अब देखिए विजुअल वेव, दृश्य किरणें। तो दृश्य किरणें जो होता है, दृश्य किरणें के कारण किसी वस्तु को आप देख सकते हैं। जैसे आप हमको देख रहे हैं, हम आपको देखेंगे, तो ये जो चाहे आप किसी को देखते हैं वो आपको देखती है, किस कारण से देखते हैं? तो विजिबल लाइट के कारण से। किसके कारण से? विजिबल लाइट। अगर विजिबल लाइट अच्छा है तो उसको आप अच्छा से देखेंगे, विजिबल लाइट अच्छा नहीं है तो आप नहीं देख पाएंगे। तो विजिबल लाइट की वजह से किसी चीज़ को आप देख सकते हैं। ठीक है, ये जो है विजिबल लाइट जो होते हैं मूलतः 7 रंगों से बनकर बना होता है। कितने रंगों से? 7 रंगों से मिलकर विजिबल लाइट बना होता है, ध्यान में रखेंगे। अब देख लीजिए औरक्त किरणें कि औरक्त किरणें है क्या, मतलब इंफ्रारेड है क्या। तो इंफ्रारेड जो है रिमोट सेंसिंग में यूज करते हैं। इंफ्रारेड का यूज कहाँ करते हैं? तो रिमोट सेंसिंग में इंफ्रारेड का यूज करते हैं। रिमोट सेंसिंग में किस किरण का यूज करते हैं? तो इंफ्रारेड का। किस किरण का? तो इंफ्रारेड का। रिमोट सेंसिंग में इंफ्रारेड का।
उसके बाद रिमोट कंट्रोल में शरीर के तापमान जांचने के लिए नहीं देखते कि डॉक्टर साहब आते हैं कपड़वा भिरा देते हैं बंदूक जैसे और आपका बुखार जांच लेते हैं। किसका यूज करते हैं? इंफ्रारेड मारते हैं कपड़वा पे, आपका टेम्परेचर पता चल जाता है कि कितना है। तो आपको जो कपार पे जो बंदूक धराते हैं उससे जो टेम्परेचर नापा जाता है उससे निकलता क्या है? इंफ्रारेड। क्या निकलता है? इंफ्रारेड। तो इंफ्रारेड से शरीर का तापमान मापा जाता है। उसके बाद जो है रिमोट कंट्रोल किया जाता है। उसके बाद रिमोट सेंसिंग में इसी चीज़ का यूज करते हैं। आप जो टीवी चलाते हैं, टीविया चलाते हैं तो आप रिमोटवा से दबाते हैं, जैसे लाल 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 बढ़ता जो है ना, वो बटनवा से क्या निकलता है? उस लाइट से इंफ्रारेड निकलता है, वो जाके आगे से कैच करता है। तभी आप बैठले बैठले टीविया में एक वो चैनल से लेकर दूसरा चैनल धरा देते हैं। ठीक है, सास बहू के झगड़ा वाला चैनल, कोनो लड़का के कार्टून चलाते हैं वो वाला चैनल, सब क्या है? टीविया में इंफ्रारेड का कमाल है, तभी आप किसी चीज़ को बैठले बैठले यूज कर लेते हैं। रिमोट दबाए जो बम है वो ब्लास्ट हो जाता है। क्यों? सब इंफ्रारेड का कमाल है। ठीक है, तो इंफ्रारेड रिमोट सेंसिंग में, रिमोट कंट्रोल में, शरीर का टेम्परेचर मापने में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सूक्ष्म माइक्रोवेव। क्या है? माइक्रोवेव का यूज किस करते हैं? तो माइक्रोवेव जो यूज करते हैं खाद्य पदार्थों को जल्दी से गर्म करने के लिए। आजकल जो जमाना जो है हाईटेक हो गया है, हाईटेक होने की वजह से जो है कोई अब गैस भी जलाना नहीं चाह रहा है, वो चाह रहा है सीधा बटन दबाए खाना गर्म हो जाए। बटन दबाए, अब लाइटर भी जलाने की जरूरत नहीं है, सीधा इलेक्ट्रिक बटन दबाए और खाना बन जाए, मतलब गर्म हो जाए। तो देखते होंगे कि बड़का बड़ा वेवन रहता है, माइक्रोवेव वेवन मतलब चूल्हा रहता है बड़ा बड़ा, या अभी छोटा छोटा भी आ गया है। तो उस पर क्या होता है, इस पर रख दीजिए, बटन दबाइए, सराख से गर्म आ जाएगा, तो गर्म कर हो जाएगा। लाइटर माचिस जलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस चूल्हा में जो यूज करते हैं वो माइक्रोवेव यूज करते हैं। ठीक है, माइक्रोवेव ही निकलता है जो यूज करते हैं। ठीक है, जिससे आपका खाना गर्म हो जाता है। ठीक, उसके बाद टीवी प्रसारण में भी माइक्रोवेव का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए रेडियो वेव क्या होती है। तो रेडियो वेव जो होती है इसका यूज टीवी में करते हैं, रेडियो में करते हैं, मोबाइल में करते हैं, ब्लूटूथ में करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जितने उपकरण हैं जो यूएफ से चलती है वो सारे चीज़ें में रेडियो वेव का यूज करते हैं। ठीक है, रेडियो तरंग पर आधारित जितने सारे माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं सब में रेडियो वेव का ही यूज किया जाता है। टीवी, रेडियो, मोबाइल, ब्लूटूथ जो यूज कर रहे हैं सब क्या निकलता है? रेडियो वेव निकल रहा है। रेडियो वेव की वजह से आप जो हेडफोन लगाते हैं, यहाँ पर जो ब्लूटूथ लगाते हैं, कनवा पर टांग लेते हैं, कनिया में लगा लेते हैं, आप मोबाइल से शुरू कर देते हैं, वो सब किसका कमाल है? रेडियो वेव का। रेडियो वेव की वजह से ही आप सुन पाते हैं। ठीक है, ब्लूटूथ के वजह से। तो यहाँ तक तो था, आपका वेव कंप्लीट हो गया। क्या है? वेव आपका कंप्लीट हो गया। वेव से कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, वेव से कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है, अब देख लीजिए साउंड क्या होता है। क्या है? साउंड क्या होती है? तो साउंड जो होती है, साउंड मतलब ध्वनि। तो ध्वनि की चाल ठोस में सबसे अधिक, ध्वनि की चाल किस चीज में सबसे अधिक होती है? तो ठोस में सबसे अधिक होती है। ध्वनि की चाल ठोस में सबसे अधिक। उसके बाद द्रव तथा गैस में सबसे कम, द्रव तथा गैस में सबसे कम, और निर्वात में थोड़ा भी नहीं। तो ध्वनि जो ऐसा पगला है कि वो बरियार से करता है। क्या है? बरियार आदमी के पाला में पड़ता है, कमजोर के पाला सटता भी नहीं है। ठीक है, यानी जहाँ पे माहौल गर्म रहेगा वहीं पे वो जाएगा, मतलब जहाँ पे ज्यादा माहौल गर्म रहेगा वहीं पे जाएगा, उसी को बोलते हैं साउंड। क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं साउंड। तब माहौल ज्यादा गर्म रहेगा मतलब मजबूत लोग होगा ना, वहीं पे माहौल गर्म होता है, तो कमजोर लोगों के पास माहौल गर्म नहीं होता है। तो माहौल गर्म मतलब मजबूत, मतलब ठोस, ठोस में साउंड उत्पन्न होता है सबसे अधिक। उसके बाद द्रव, उसके बाद गैस, निर्वात में तो साफा नहीं, मतलब जहाँ पे कोई नहीं होता है वो डरा जाता है, वहां पर जयबे नहीं करता है, इसी को बोलते हैं साउंड। समझ में आ गया? ध्वनि एक प्रकार की क्या है? एनर्जी है, मतलब उस ऊर्जा है जिसकी उत्पत्ति जो है कंपन करने वाली वस्तु से होती है। क्या होती है? कंपन करने वाली, कंपनम्यान वस्तु से होती है। तो साउंड क्या है? एक प्रकार का एनर्जी है। साउंड क्या है? एक प्रकार का एनर्जी है। अगर ये एनर्जी नहीं रहता तो बोलते बोलते आदमी थक जाता है, तो एनर्जी नहीं रहता तो थकता कैसे? यानी बोलने में भी एनर्जी लगता है, तो एनर्जी निकालने में भी एनर्जी लगता है। तो साउंड एक प्रकार का क्या है? एनर्जी है। साउंड एक प्रकार का एनर्जी है। ठीक है। उसके बाद ध्वनि को जो चाल होती है सबसे ज्यादा सर्वाधिक ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में।
ध्वनि वायु में ध्वनि की चाल जो होती है 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। वायु में ध्वनि की चाल वायु में ध्वनि की चाल जो होती है 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। मतलब एक सेकंड में 332 मीटर वो गति कर सकता है। वायु में, कहाँ पर? वायु में, ठीक है। ध्वनि का संचरण, तो ध्वनि तरंगों का संचरण माध्यम के कणों के दोलन द्वारा होता है। दोलन मतलब आगे पीछे, दोलन मतलब आगे पीछे। तो माध्यम के कण आगे पीछे करेगा, एक दूसरे को ठेल ठाल करेगा, तभी यहाँ से ध्वनि एक जगह से दूसरे जगह जाएगा। ठेल ठाल मतलब ध्वनि के कण को, माध्यम के कण को ठेल ठाल करना ही दोलन कहलाता है, ठीक है। और जैसे ठेल ठाल होगा तो ध्वनि एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। मतलब माध्यम के कणों को एक जगह से ठेल के दूसरे जगह ठेल देना, एक जगह से दूसरी जगह ठेल के पहुंचा देना, इसी को बोलते हैं ध्वनि का संचरण। क्या बोलते हैं? ध्वनि का संचरण। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। वायु अथवा गैसों में ध्वनिगत तरंगों का संचरण अनुप्रस्थ व अनुदैर्ध्य दोनों रूपों में होता है, ठीक है। ध्यान से रखेंगे, वायु मतलब गैस और लिक्विड मतलब द्रव। लिक्विड और जो है एयर में मतलब वायु और द्रव में यानी गैस और द्रव में ध्वनि का जो संचरण है अनुप्रस्थ तरंग की तरफ जाएगा और अनुदैर्ध्य दोनों की तरफ भी व्यवहार करता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि वायु एवं गैस में ध्वनि तरंगे कैसा व्यवहार करती है, तो आपको याद रखना है अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों तरीके से, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों तरीके से व्यवहार करता है। तो वायु में कितने तरीके से? अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। द्रव में अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब ध्वनि तरंगों के जो कुछ गुण होते हैं, जैसे प्रबलता हो गया, तरत्व हो गया, गुणता हो गया, तीव्रता हो गया। देखते होंगे कि लड़की का आवाज पतला होता है, लड़का का मोटा होता है, ये क्यों होता है? तो इसको जानने के लिए आपको ध्वनि के गुणों को जानना होगा, तभी आप किसी चीज को समझ पाएंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं लाउडनेस। लाउडनेस मतलब होता है प्रबलता। लाउडनेस मतलब प्रबलता। इसके जो द्वारा जो होता है, इसके अनुरूप ध्वनि कान में धीमी अथवा तेज सुनाई देती है। प्रबलता मतलब लाउडनेस यानी कोई स्पीकर का जो आवाज कम होता है, ज्यादा होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं लाउड स्पीकर। बड़ी तेज में बजाता है इसीलिए बोलते हैं लाउड स्पीकर। कान फाड़ के बजाता है इसीलिए इसको बोलते हैं लाउड स्पीकर। यानी किसी का ध्वनि तेज सुनाई दे रहा है या धीमा सुनाई दे रहा है, इसी को बोलते हैं लाउडनेस। क्या बोलते हैं? लाउडनेस मतलब प्रबलता। आप कितना प्रबलता से बोल रहे हैं। ज्यादा प्रबलता से बोलेंगे तो ज्यादा तेज सुनाई देगा, कम प्रबलता से बोलेंगे तो कम तेज सुनाई देता है। जैसे बतियाते होंगे छोटिया से तो कम प्रबलता से, अगर कोनो दोस्तों से बतियाते होंगे तो उससे अधिक प्रबलता से, किसी को गरियाना होगा तो उससे अधिक प्रबलता से। सबसे ज्यादा तो प्रबलता से लड़की से गरियाती है झगड़ा करने के समय। झगड़ा करेंगे तो बहुत ज्यादा प्रबलता से, तो इसी को बोलते हैं प्रबलता। मतलब चिल्ला चिल्ला के बोले या फुसुर फुसुर बोले, इसी को बोलते हैं प्रबलता। मतलब किसी का आवाज कम तेज सुनाई देना या अधिक सुनाई देना, इसी को बोलते हैं प्रबलता। अब तो समझ में आ गया होगा। तो मंद ध्वनि की प्रबलता कम और तीव्र ध्वनि की प्रबलता अधिक होती है। यानी मंद मतलब धीरा धीरा, फुसुर फुसुर बतियाएंगे तो उसका लाउडनेस कम, अगर चिल्ला के बतियाएंगे तो उसका लाउडनेस ज्यादा होता है। महिलाओं और बच्चों की ध्वनि का तरत्व अधिक होता है। महिलाओं और बच्चों का ध्वनि का तरत्व अधिक होता है पुरुषों से, तो इसको बाद में देख लेते हैं, पहले तरत्व समझते हैं। समझ में आ गया? ठीक है। सबसे पहले देखिए, तरत्व मतलब होता है पिच, ऐसी को बोलते हैं सुर। तरत्व कहीं बोलते हैं सुर या पिच। क्या है? सुर या पिच। तो पिच आखिर होता क्या है? इसके आधार पर ध्वनि का मोटा या पतला, ध्वनि का मोटा या पतला, इसको बोलते हैं तीक्ष्ण। क्या बोलते हैं? तीक्ष्ण कहा जाता है। यानी तरत्व के आधार पर आप डिसाइड करेंगे कि किसका आवाज पतला है, किसका आवाज मोटा है, किसका पतला है, किसका मोटा है, कौन कौन मीठी मीठी बोलता है, कौन कौन एक जंग कौवा लेखन काँव काँव बोलता है। तो कौवा लेखन काँव काँव, एकदम कोयल लेखन मीठा मीठा जो बोलता है, तो किस पर डिपेंड करता है? ये तरत्व पर। तो तरत्व के ही आधार पर आप बताएंगे कि कौन कौवा लेखन काँव काँव करता है, कौन कोयल लेखन कू कू करता है। समझ में आ गया? तो लड़की सब कितना मीठ मीठ बोलती है। देखते होंगे कि कॉल सेंटर पर इसी का यूज किया जाता है। कॉल सेंटर पर जो लड़की से रहती है या कहीं पे भी जाएंगे ना, इनवाइट
कहीं पे जाएंगे तो जैसे इनविटेशन होगा तो वहाँ पे फर्स्ट काउंटर पर लड़की को बैठा देता है, और ऐसा लड़की को बैठाएगा कि उसका तरह तो जो है ना बहुत बेस्ट हो, बढ़िया तरह तो हो, मतलब तरह तो जो है उसका बेस्ट हो, ताकि वो इतना पतला बोले, इतना अच्छा बोले, ताकि आपको उसको ग्राहक उसको अट्रैक्ट कर ले, उसको सामान नहीं भी खरीदना पड़ेगा तो उसको खरीद लेता है। ये सब तरह का कमाल है, साइंस का यूज करता है तभी बिजनेस आगे बढ़ता है। तो देखिए तरह तो क्या होता है, तरह जो होता है मोटा या पतला को दिखाता है। ये जो होती है ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करती है, अथवा ध्वनि का तरत्व तो आवृत्ति के समानुपाती होता है। ध्वनि का जो तरत्व होता है फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होता है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तरत्व बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी को घटाएंगे तरत्व घटेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तरत्व बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी को घटाएंगे तरत्व घटेगा। ठीक है, मतलब समानुपाती का मतलब यही होता है। मच्छरों की भिनभिनाहट अधिक तरत्व की ध्वनि का उदाहरण होता है। मच्छर कितना अच्छा भिनभिनाता है, कितना अच्छा भिनभिनाता है, मतलब जिसका तरत्व तो अधिक होगा वो मीठा, और जिसका तरत्व तो कम होगा वो क्या होगा, कड़वालू बोलेगा, एकदम कड़ा, एकदम पाड़ा लेखन बोलता है। ठीक है, तो जिसका काड़ा तरत्व होगा, जिसका तरत्व कम होगा वो काड़ा बोलेगा, जिसका तरत्व अधिक होगा वो खूब मीठ बोलेगा। तो कॉल सेंटर पर रहने वाली लड़कियों का तरह तो बहुत ज़्यादा होती है, मतलब तेज, खूब अच्छा मीठ बोलती है, ताकि कस्टमर को फंसा ले, मतलब जो सामान जो है खरीदने वाला है वो अच्छा नहीं भी मन रहेगा तब वो खरीद ले। तरत्व का यूज यहीं पर किया जाता है, मतलब पिच का, मतलब सुर का। ठीक है, अब देखिए गुणता क्या होती है, क्वालिटी क्या होती है, टिम्बर क्या होती है। गुणता को भी बोलते हैं क्वालिटी या टिम्बर, क्वालिटी या टिम्बर। गुणता को भी बोलते हैं क्वालिटी या टिम्बर, क्वालिटी या टिम्बर। इस गुण के द्वारा हम समान तरत्व तथा तीव्रता की, समान तरत्व या तीव्रता की, इंटेंसिटी की दो ध्वनियों में अंतर कर पाते हैं। एकल आवृत्ति को ध्वनि का टोन कहते हैं, एकल आवृत्ति को ध्वनि का टोन कहते हैं, तथा अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न जो ध्वनि होती है उसको स्वर कहते हैं। एक प्रकार की जो फ्रीक्वेंसी निकलती है उसको बोलते हैं टोन, लेकिन कई प्रकार के फ्रीक्वेंसी एक साथ मिलकर निकलती है उसको बोलती है स्वर। क्या बोलती है उसको, स्वर। तो एकल आवृत्ति के क्या बोलते हैं, टोन, और एक से अधिक ज्यादा आवृत्ति उसको बोलते हैं स्वर। क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। आगे देखिए तीव्रता। तीव्रता जो है तरंगों में ऊर्जा स्थानांतरण की दर में से व्यक्त करते हैं। तीव्रता जो है, तीव्रता तरंगों के ऊर्जा स्थानांतरण की दर से व्यक्त करते हैं, यानी ध्वनि की तीव्रता प्रोपोर्शनल होता है आयाम की, मतलब तीव्रता अधिक होगा आयाम अधिक होगा, तीव्रता अधिक होगा आयाम क्या होगा, अधिक होगा। तो स्रोत से ध्वनि की दूरी का होल स्क्वायर उल्टा होता है। क्या होता है, होल स्क्वायर उल्टा, मतलब ध्वनि की तीव्रता बराबर ध्वनि की तीव्रता प्रोपोर्शनल वेग बटा ध्वनि की दूरी, स्रोत से ध्वनि के दूरी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो तीव्रता जो होता है वह तरंगों से ऊर्जा स्थानांतरण की दर से व्यक्त किया जाता है। गुणता के कारण ही आप जैसे मान लीजिए कोई मीठे मीठे ही बोल रहा है, जैसे 5 को लड़की हो गया तो लड़की सब तो मीठे मीठे बोलती है, खूब मीठ बोलेगी, उसी में से अंतर कर पाना है कि कौन हमरी वाली है, कौन ओकरा वाला है, कौन दूसर गोरा वाला है, इसी में अंतर कर पाना। तो इसी के थ्रू कैसे अंतर कर पाएंगे, जैसे कोनो छोकरा जो है एगो नहीं कई को फंसैले रहता है, तो उन्हें से अगर फोन आ जाएगा तो कैसे पहचानेगा कि कौन वाली है, 1 नंबर है कि 2 नंबर है कि 3 नंबर है। तो वो यूज करता है गुणता का। किसका यूज करता है, गुणता का। गुणता का यूज करके सट से पकड़ लेगा कि नहीं 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये पहली नंबर है। ठीक है, तो गुणता का ही यूज करता है, टिम्बर का ही यूज करता है। ठीक है, लेकिन तारातों का यूज करते हैं मीठा मीठा बोलने के लिए या फाटल आवाज। ठीक है तारातों का, और तेज से बोल रहे हैं कि धीरे धीरे बोल रहे हैं, इसको बोलते हैं लाउडनेस। क्या बोलते हैं, लाउडनेस बोलते हैं। तो महिलाओं व बच्चों की ध्वनि का तरत्व अधिक होता है। महिला का तरत्व अधिक, तरत्व अधिक होगा तो अधिक पतला आवाज आएगा। तो देखेंगे छोटा बच्चा हो गया या महिला हो गया, उसका तरत्व क्या होता है, अधिक हो जाता है। या अगर पुरुष को देखते हैं तो उसका तरत्व कम होता है, इसीलिए वो फाटल बांस की तरह बोलता है। ठीक है, फटर बोलेगा, एकदम बांस की तरह भड़भड़ाते रहेगा। लेकिन कहीं पर औरत सब को देखेंगे तो चंचनाती रहेगी। तो औरत सब चंचनाती है, तरत्व अधिक होता है, और मौला सब फटफटाता है, इसका तरत्व कम होता है। समझ में आ गया, तो चंचनाती है
तारा तो अधिक होने के कारण फटफटाता है, तारा तो कम होने की वजह से। समझ में आ गया ना? तो इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। अब देख लेते हैं कि किसका तारा तो क्या होता है। तो ध्वनि को तीव्रता को तो मापते हैं किस में? डेसिबल में। किस में मापते हैं? डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता को किस में मापते हैं? तो डेसिबल में मापते हैं। अब देख लेते हैं किसका डेसिबल कितना होना चाहिए। जैसे साधारण जो बातचीत होता है उसका जो डेसिबल होता है 30 से 40 डेसिबल पर, 30 से 40 डेसिबल पर साधारण बातचीत करेंगे, अच्छी सुनाई देगा, क्लियर सुनाई देगा, कोई दिक्कत कहीं से नहीं होगा। तेज बातचीत करना है, खूब चिल्ला चिल्ला के गरिया गरिया के बतियाना है तो 50 से 60 ठहाका मार के बतियाइए, गरिया के बतियाइए, झगड़ा करके बतियाइए, तो उसको बोलते हैं 50 से 60। तेज संगीत या शोर, कहीं पे बहुत ज़्यादा डीजे बज रहा है, एकदम धमाका धमाका कर दिया है, शोर मचा दिया है पूरे तरीके से, एकदम गाना बजा रहा है किसी के बर्थडे में, कहीं पर भी किसी का बर्थडे है तो किसी का बेवफाई है तो कुछ भी है, जहाँ पर तेज शोर आवाज़ से बजाता है तो वहाँ पर हो जाएगा आपका 80 डेसिबल से अधिक। जहाँ 80 डेसिबल से अधिक जाएंगे वो शोर में आएगा, तेज शोर में आएगा, संगीत में आएगा, ठीक है, सामान्य में नहीं आएगा। तो सामान्य में 30 से 40, थोड़ा उससे अधिक तेज बोलते हैं तो 50 से 60, एकदम गड़बड़ कर देते हैं, एकदम झंझना के बजाते हैं, कान धंधना देते हैं तो उसको बोलते हैं 80 डेसिबल से अधिक। उसके बाद विद्युत मोटर, इलेक्ट्रिक जो मोटर चलता है वो यूज करता है 110 डेसिबल। क्या है? 110 डेसिबल का आवाज निकालता है। उसके बाद पुलिस को जो सायरन होता है, जो पुलिस सायरन बजाती है या एम्बुलेंस में जो सायरन बजता है वो है 110 से 120 डेसिबल। 110 से 120 डेसिबल पर पुलिस का सायरन या एम्बुलेंस का सायरन बजता है, ठीक है। उसके बाद जेट विमान जो है 140 से 150 डेसिबल, जेट विमान 140 से 150 डेसिबल। उसके बाद औद्योगिक यंत्र या संयंत्र जो कारखाने में जो आवाज़ निकलता है, इंडस्ट्रियल जो यंत्र है, मशीनरी जो चीज़ें हैं वहाँ से जो आवाज़ निकलता है वो 100 से 120 डेसिबल, 100 से 120 डेसिबल, यानी अभी तक सबसे ज़्यादा आवाज़ जेट विमान से ही निकल रहा है, ठीक है। अब देखिए WHO के अनुसार जो होता है, WHO के अनुसार जो होता है ध्वनि मानव के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है 45 डेसिबल। यानी WHO मानता है कि अगर 45 डेसिबल का अगर आवाज निकल रहा है तो मानव के लिए बहुत अच्छा है। क्या है? मानव के लिए अच्छा है। तो मानव के लिए अच्छा जो है सर्वाधिक उपयुक्त जो है 45 डेसिबल होती है। उसके बाद 75 डेसिबल से अधिक तीव्रता हो रहा है, 75 डेसिबल से अगर अधिक तीव्रता का आवाज सुन रहे हैं तो आप सोच लीजिए वो कान के लिए क्या है? नेगेटिव इफेक्ट डालेगा, नेगेटिव इफेक्ट डालेगा 75 से अधिक। तो आज से कानवा में हेडफोनवा लगा के नहीं ज़्यादा गाना सुनना है, एकदम बजा लेते हैं, एकदम दंदना के मस्त मौला सुन रहे हैं तो ज़्यादा तेज में कान में लगा करके नहीं सुनना है, ठीक है, नहीं तो कान के लिए इफेक्टिव हो जाएगा, नेगेटिव इफेक्ट डाल सकता है। उसके बाद 80 डेसिबल से अगर अधिक तीव्रता जाते हैं तो ध्वनि का शोर कहलाता है। 45 डेसिबल नॉर्मल, 75 निगेटिव डालेगा, 80 के ऊपर जाइए तो वो शोर हो जाता है। क्या हो जाता है? शोर, बहुत ज़्यादा शोर हो जाता है। क्या हो जाती है? शोर हो जाती है। इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद जो देखिए ध्वनिक बूम क्या होती है? सोनिक बूम क्या होती है? सोनिक बूम। तो सोनिक जो बूम होती है जब पिंड ध्वनि की चाल से अधिक तीव्रता, ध्वनि की चाल से अधिक तीव्रता से गति करता है, ध्वनि की चाल से अधिक तीव्रता से गति करता है, उसको बोलते हैं सोनिक गति चलता है, तो उससे उत्पन्न होता है प्रघाती तरंग। और प्रघातिक तरंग एक प्रकार का शोर उत्पन्न करता है, इसी को बोलते हैं सोनिक बूम। सोनिक बूम यानी एक मैक से अगर अधिक से गति कर रहा है, एक मैक से अगर अधिक से गति कर रहा है तो उसको बोलते हैं सोनिक बूम। क्या बोलते हैं? सोनिक बूम। एक मैक से अगर अधिक से गति कर रहा है तो उसको बोलते हैं सोनिक बूम। क्या बोलते हैं? सोनिक बूम बोलते हैं। तो इसको ध्यान में रखना है, सोनिक बूम। यानी सोनिक बूम में जो क्या होती है कि ध्वनि तरंगे जो होती है, ध्वनि की उत्पन्न होने वाली ध्वनि वस्तु की ध्वनि, जब ध्वनि उत्पन्न होने वाली वस्तु ध्वनि की चाल से अधिक चाल से गतिमान करती है तो एक प्रघाती तरंग उत्पन्न होती है। यही प्रघाती तरंग एक प्रकार का शोर उत्पन्न करते हैं जिसको सोनिक बूम करते हैं। इस शोर से जो होता है, कभी कभी मकान की खिड़की जो होती है
टूट जाते हैं, दरवाजे के अगर कांच के होते हैं तो वो टूट जाते हैं, पूरा इमारत भी क्षतिग्रस्त हो जाता है। अगर व्यक्ति इस तक यह अगर पहुंचता है तो व्यक्ति क्या हो जाता है, श्रवण शक्ति खत्म हो जाएगा, वो पागल भी हो सकता है, मतलब सुनने की क्षमता भी खो सकता है। इस तरंग में इतनी पावर होती है। उसके बाद आप देख लीजिए कि मैक संख्या क्या होती है। क्या होती है? मैक संख्या क्या होती है? तो मैक संख्या जो होती है प्रायः वायुयान अथवा ऐसे वस्तु की चाल मापी जाती है जो ध्वनि की चाल से अधिक चाल से गति कर रहा है। यानी ध्वनि की चाल से अधिक चाल से अगर कोई गति कर रहा है उसको मैक संख्या में मापते हैं। तो मैक संख्या बराबर होता है किसी माध्यम में ध्वनि की चाल, किसी माध्यम में ध्वनि की चाल बटा ध्वनि की चाल, उसी माध्यम में ध्वनि की चाल। तो किसी अन्य माध्यम के ध्वनि की चाल बटे उस माध्यम की ध्वनि की चाल, इसी को बोलते हैं मैक। क्या बोलती है? मैक बोलते हैं। अगर मैक संख्या 1 से अधिक हो जाता है तो उसको बोलते हैं सुपरसोनिक। 1 से अधिक हो जाएगा उसको सुपरसोनिक। मैक संख्या 5 से अधिक हो जा रहा है तो उसको बोलते हैं हाइपरसोनिक। क्या बोलते हैं? हाइपरसोनिक। और 1 से कम हो जाता है तो उसको सबसोनिक। 1 से कम सबसोनिक, 1 से अधिक सुपरसोनिक, 5 से अधिक चल जाता है तो सुपर हाइपरसोनिक। क्या हो जाएगा? हाइपरसोनिक हो जाता है, हाइपरसोनिक हो जाता है, हाइपरसोनिक हो जाता है। अब जो होता है विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल पूछ दे। क्या है? तो विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल पूछ दे। तो विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो हो जाती है 332 मीटर प्रति सेकेंड। क्या होती है? 332 या 31 मीटर प्रति सेकेंड लगभग हो जाती है। ठीक है। अगर 20 डिग्री सेल्सियस पर जाते हैं तो 344 मीटर प्रति सेकेंड हो जाती है। ठीक है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। क्या करना है? इतना आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर क्वेश्चन पूछते हैं कि सबसे ज्यादा ध्वनि की चाल किसमें होती है तो आप बताएंगे एल्युमिनियम में। किसमें होती है? एल्युमिनियम में होती है। किसमें होती है? एल्युमिनियम में होती है सबसे ज्यादा ध्वनि की चाल। अब तो यहाँ पे हो गया। अब देख लेते हैं कि ध्वनि की चाल को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, कि ध्वनि की चाल को कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकता है। तो हो जाएगा कि ध्वनि पर की चाल पर दाब का प्रभाव। तो स्थिर दाब पर ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो, टेम्परेचर न बढ़ रहा है न घट रहा है, तो ध्वनि की चाल पर दाब कोई प्रभाव नहीं डाल सकता है। अगर कांस्टेंट है, कोई चीज कांस्टेंट है, तो अगर उस पर कितना भी प्रेशर डालो, कितना भी प्रेशर डालो, तो वो चेंज होने वाला नहीं है। यही है ध्वनि की चाल। ठीक है। उसके बाद ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो गैस में ध्वनि की चाल गैस के परम ताप के वर्गमूल के समानुपाती होता है। गैस में ध्वनि की जो चाल होती है उसके जो है परम ताप के वर्गमूल के समानुपाती होती है। 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने में वायु में ध्वनि की चाल में 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है। यानी अगर 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाते हैं, अगर किसी गैस का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं तो उसका स्पीड, साउंड ऑफ स्पीड बढ़ जाएगा 0.61 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। तो अगर इस पर ताप का बात करें तो ताप बढ़ा रहे हैं तो अगर तो आपका स्पीड जो 0.61 मीटर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ेगा। ठीक है। उसके बाद वायु की गति का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ मोशन ऑफ एयर। यदि ध्वनि की चाल v तथा वायु की चाल w हो तो वायु के दिशा में ध्वनि की चाल v प्लस w, वायु की दिशा में ध्वनि की चाल v प्लस w और वायु के विपरीत दिशा में v माइनस w। मतलब जिस दिशा में वायु बढ़ रहा है अगर उसी दिशा में आप किसी को बुलाना चाहते हैं तो वो जल्दी सुनेगा, यानी दोनों के स्पीड को जोड़ लेगा। अगर जिस दिशा में हवा बह रही है उसके विपरीत दिशा में बुलाना है तो आपके स्पीड को कम कर देगा, साउंड के स्पीड को कम कर देगा। तो आपको जोर से चिल्लाना होगा तब सुनाई देगा, ना तो कम में अगर जिस स्पीड में हवा बह रहा है उसी स्पीड में आप बोल दीजिए जहाँ पे बुलाना है तो वो जल्दी ही सुन लेगा। ठीक है। उसके बाद घनत्व का प्रभाव। तो माध्यम का घनत्व घनत्व बढ़ने पर ध्वनि की चाल कम हो जाती है। अगर डेंसिटी बढ़ाएंगे, क्या करती है कि अगर माध्यम के डेंसिटी घनत्व को बढ़ा देते हैं तो स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। शुष्क मौसम में आवाज कम दूरी तक सुनाई देता है जबकि आर्द्र मौसम में आवाज अधिक दूरी तक सुनाई देती है। इसी कारण वर्षा ऋतु में ट्रेन की सीटी की आवाज अपेक्षाकृत अधिक दूर तक सुनाई देती है। अगर मौसम आर्द्र है तो अधिक सुनाई देगा। क्या है? अधिक सुनाई देगा। अगर मौसम शुष्क है तो कम।
आर्द्र मौसम है तो अधिक सुनाई देगा, और शुष्क है तो आवाज कम दूरी तक जाता है, आर्द्र मौसम में अधिक दूरी तक। इसीलिए वर्षा के दिनों में सीटी जो है बहुत अधिक दूरी तक सुनाई देती है। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी का क्या प्रभाव पड़ता है, आवृत्ति का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ध्वनि की चाल आवृत्ति से कोई लेना देना नहीं है, ध्वनि की चाल का फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है। ध्वनि की चाल फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए या घटाइए, ये न बढ़ेगा न घटेगा, जस का तस फ्रीक्वेंसी से ये स्वतंत्र होता है। ध्वनि तरंगों के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर ध्वनि की चाल तथा तरंगदैर्घ्य परिवर्तित हो जाते हैं, परंतु आवृत्ति समान रहती है। तो क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से ध्वनि की चाल एक माध्यम से दूसरे में माध्यम में जाती है तो इनमें से क्या चेंज नहीं होती है। तो अगर उसका चाल जो है क्या चेंज नहीं होती है तो ध्वनि की चाल भी चेंज हो जाएगा, उसका तरंगदैर्घ्य भी चेंज होगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, आवृत्ति सेम रहेगा। ठीक है। वायु में ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेल्सियस पर 331 मीटर प्रति सेकेंड, और वायु कमरे के ताप पर ध्वनि की चाल 346 मीटर प्रति सेकेंड होता है। 346 मीटर प्रति सेकेंड होता है, 346 मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब ध्वनि की चाल का क्रम देख लेते हैं। तो ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस में होता है, उसके बाद गैस में होता है। अब देख लेते हैं ध्वनि का परावर्तन। तो जब ध्वनि तरंगे दो भिन्न माध्यमों के मध्य स्थित किसी पूर्णतः दृढ़ अथवा कम दृढ़ सतह से टकराती है तो ध्वनि तरंगों का कुछ भाग पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तथा कुछ भाग दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाता है तथा कुछ भाग सीमा पर ही अवशोषित हो जाता है। यानी कोई जो ध्वनि जब किसी माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो कुछ उन्हें टकरा के उसी माध्यम में आ जाएगा, कुछ अवशोषित हो जाएगा, कुछ सीमा पर ही रह जाएगा। तो इसी को बोलते हैं ध्वनि का परावर्तन। उदाहरण के लिए यदि हम किसी कुआं में झांक कर बोलते हैं तो हमें अपनी आवाज वापस आती हुई सुनाई देती है। यह ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण ही संभव होता है। मतलब कुआं में जो झांक के बोलते हैं तो उसमें से कुछ टकराता है, बढ़िया से टकरा कर कुछ उसमें घुस जाता है, कुछ टकरा के आता है तो जो सुनाई देता है तो उसी को बोलते हैं ध्वनि का परावर्तन। ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि का परिवर्तन जो होता है, दिन की अपेक्षा रात्रि में ध्वनि की तीव्रता अधिक होती है। दिन की अपेक्षा रात में ध्वनि की तीव्रता क्या होती है? अधिक होती है। दिन के समय गर्मी के कारण पृथ्वी तल के निकट की वायु उष्ण होने के कारण वहां के माध्यम विरल हो जाती है तथा इसके ऊपर जाने पर वायु ठंडी होने के कारण सघन हो जाती है। यदि पृथ्वी पर स्थित कोई सायरन ध्वनि उत्पन्न होता है तो ध्वनि तरंगे विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करने के कारण अभिलंब की ओर मुड़ती हुई पृथ्वी पर से दूर चली जाती है। परिणामतः दिन में सायरन की ध्वनि की तीव्रता पृथ्वी पर स्थित श्रोता को कम सुनाई देती है। क्या होती है कि कोई सायरन मारा तो जो है सायरन जो है टकरा कर ऊपर चला जाता है। क्या है? टकरा कर ऊपर चला जाता है। तो ऊपर जब जाएगा तो कम सुनाई देगा और जब नीचे रहेगा तब ना अधिक सुनाई देगा। तो रात्रि के समय पृथ्वी तल के निकट की वायु शीघ्र ठंडी होकर सघन हो जाती है। ठंडा होकर सघन हो जाएगा, नीचे रहेगा, सघन हो जाएगा तब पृथ्वी तल के ऊपर की वायु अपेक्षाकृत गर्म होकर क्या होती है? विरल हो जाती है। इसीलिए सायरन से उत्पन्न ध्वनि सघन से विरल माध्यम में जाने के कारण अविलंब से दूर हटती है। तो दूर हटती है तो बाद में पूर्ण आंतरिक पर पूर्ण परावर्तित होकर पृथ्वी पर लौटने लगती है, जिसे सायरन की ध्वनि पृथ्वी पर अधिक श्रोता को तेज सुनाई देता है। ठीक है। अब एक समझ लेते इक्को क्या होता है, प्रतिध्वनि क्या होता है। मतलब इक्को क्या होता है? इक्को देखते होंगे कि पार्टी उटी में जो है गायकर लोग इक्को बढ़ाता है, इक्को बढ़ाओ, इक्को घटाओ, ये सब करते रहता है। इसी तरह से इशारा देता है ना, इक्को कर देता है कि इक्को सेट करो। इक्को आखिर है क्या? तो जब ध्वनि किसी परावर्तक सतह से टकराकर पुनः सुनाई देती है तो इसी को बोलते हैं इक्को। इक्को मतलब प्रतिध्वनि यानी रिटर्निंग साउंड। यानी जब कोई ध्वनि परावर्तक सतह से टकराकर जो सुनाई देती है उसी को बोलते हैं इक्को। क्या बोलते हैं? इक्को। इक्को जो होता है हमारे मस्तिष्क में ध्वनि का संवेदन जो है क्षमता 1/10 सेकेंड है। कितना है? मस्तिष्क में ध्वनि का संवेदन क्षमता कितना है? 1/10 सेकेंड। 1/10 सेकेंड यानी स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा प्रतिध्वनि के बीच में 1/10 सेकेंड का अंतराल होना चाहिए। 1/10 सेकेंड का अंतराल होगा तभी कोई ध्वनि आप स्पष्ट सुन सकते हैं, अन्यथा नहीं सुन सकते हैं। ठीक है।
स्पष्ट प्रतिध्वनि के लिए आवश्यक दशाएं क्या होती है? तो परावर्तक जो तल होता है ध्वनि स्रोत से कम 17.2 मीटर दूर पर हो। परावर्तक सतह जहां से आप साउंड उत्पन्न कर रहे हैं वहां से 17.2 मीटर दूर होना चाहिए। परावर्तक तल का क्षेत्रफल अधिक होना चाहिए तथा प्रारंभिक ध्वनि लघु तथा उच्च आवृत्ति का होना चाहिए, मतलब लघु होना चाहिए और उच्च हाई फ्रीक्वेंसी का होना चाहिए। प्रतिध्वनि के माध्यम से वायुयान की ऊंचाई, समुद्र की गहराई, सुदृढ़ पहाड़ की दूरी ज्ञात की जाती है। तो वायुयान की ऊंचाई, समुद्र की गहराई इको के भी माध्यम से भी यहाँ पर पता किया जा सकता है, पता किया जा सकता है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देख लीजिए ध्वनि का डॉपलर प्रभाव क्या होता है। डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड, तो जब किसी ध्वनि स्रोत तथा श्रोता अपेक्षित गति में होते हैं तो श्रोता को ध्वनि स्रोत की वास्तविक आवृत्ति परावर्तित होती हुई प्रतीत होती है। इसी प्रभाव को सर्वप्रथम 1842 में जॉन डॉपलर द्वारा खोजा गया। इसी को बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। इसमें दो प्रकार का होता है। तो डॉपलर इफेक्ट का खोज कब हुआ? 1842 ईस्वी में। क्या हुआ? 1842 ईस्वी में। इसकी स्थिति है कि जब अपेक्षित गति में ध्वनि स्रोत व श्रोता के बीच की दूरी में वृद्धि हो, तब अपेक्षित गति में ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच की दूरी में बढ़ती जाए तो आवृत्ति घटती हुई प्रतीत होती है। दूरी बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी घटती हुई प्रतीत होगी। या जब ध्वनि स्रोत व श्रोता के मध्य की दूरी सापेक्षिक गति के कारण कम होती है, जब ध्वनि स्रोत व श्रोता के बीच की दूरी अपेक्षित गति के कारण कम होती है तब आभासी आवृत्ति बढ़ती हुई प्रतीत होती है। आभासी जो आवृत्ति है बढ़ती हुई प्रतीत होती है। जब दूरी घटेगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, जब दूरी बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी घटेगा। इसी को बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। क्या बोलते हैं? डॉपलर इफेक्ट। आई होप जो है आपको जो है साउंड के बारे में पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। एक होता है रिवर्बरेशन, मतलब अनुरणन। तो अनुरणन क्या होता है? तो ध्वनि स्रोत को किसी हॉल में बंद करने के बाद भी हॉल की दीवारों व छतों से बहुल परावर्तन के कारण कुछ देर तक ध्वनि सुनाई देती है। इसी को बोलते हैं अनुरणन। अनुरणन में जो है आवाज क्या होता है? गूंजने लगता है। किसी बंद कमरे में बोलने पर ध्वनि जो है, साउंड जो है आपका दीवार से टकराकर कहीं कहीं टकराकर, अगर प्लेन घर हो और उसमें बोलते हैं तो आवाज गनगनाता है। इसी को बोलते हैं अनुरणन यानी रिवर्बरेशन। तो साउंड का किसी बंद कमरे में गनगनाना, टकरा कर, इसी को बोलते हैं अनुरणन। क्या बोलते हैं? अनुरणन। अनुरणन जो काल होता है हॉल के आयतन तथा अवशोषक क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। क्या करता है? अवशोषक क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो किसी हॉल के अनुरणन काल का जो मान होता है 8/10 सेकेंड से कम होता है। 8/10 सेकेंड से कम होगा तो वक्ता का भाषण श्रोता तक स्पष्ट रूप से पहुंच पाता है। इसका उदाहरण है बादलों की गड़गड़ाहट। अगर कोई नेता किसी बंद हॉल में भाषण कर रहा है, अगर वो 8/10 से कहीं इधर उधर बात किया तो किसी को सुनाई नहीं देगा, लेकिन 8/10 सेकेंड का गैप देकर वो बात कर रहा है तो सुनाई देता है। इसी को बोलते हैं अनुरणन। तो आई होप साउंड के बारे में आप कंप्लीट जान गए होंगे कि इको क्या होता है, लाउडनेस क्या होता है, तरातो क्या होता है, यानी पिच क्या होता है, इंटेंसिटी क्या होता है, गुणता क्या होती है, सारी चीजें आपको समझ में आ गया होगा। वेव क्या होता है, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, जितना सारे वेव होता है वो सारे वेव का एकदम ऑपरेशन कर दी है। अगर इतना समझ में आ गया होगा तो आपका इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है। अगर इससे बाहर जाता है तो देखिए किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन बैंक उठाइए, अगर इससे बाहर पूछ दिया होगा तो कहिएगा। तो इस जो डिस्कशन जो है बहुत ही बेस्ट डिस्कशन है। अच्छा लगा होगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद।